हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे 12th क्लास की फिजिक्स लेक्चर की सीरीज में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात कर रखी है कूलम्ब्स लॉ तक की, कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस की। लास्ट में हमने एक सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम वाला केस भी कंसिडर किया था। ठीक है, आई होप आप सभी को वो केस समझ आया होगा। जी, तो अब हम हमारी सीरीज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, आज हम हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, जैसे कि ये चार्ज है Q, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो किसी दूसरे चार्ज पर क्या करता है गाइस? फोर्स लगाता है। ये हमने पहले भी बात कर रखी है, पढ़ रखा है, ठीक है ना। नाउ अब देखिए क्या है यहां पर कि इस चार्ज के आसपास, इस चार्ज के आसपास अपना क्या होता है? एक इफेक्टिव रीजन होता है। अगर मैं बात करूं इफेक्टिव रीजन का मतलब क्या, कि इसका अपना एक एरा होता है फोर्स लगाने का, है ना। ये किसी भी पॉइंट चार्ज पर इंफिनिटी डिस्टेंस तक तो फोर्स नहीं लगा सकता। मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां हमने कोई दूसरा चार्ज Q0 रख दिया, तो क्या ये इतने डिस्टेंस पर इस चार्ज पर फोर्स लगा पाएगा? क्या शायद लगा पाए और ना भी लगा पाए, है ना। क्यों? लेकिन अगर हम जानते हैं कि अगर मैंने इस चार्ज को इतनी कम डिस्टेंस पर इसके पास रखा है, तो ये इस पर फोर्स जरूर लगाएगा, आइदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, डिपेंड करता है इनके नेचर्स पे। तो बेसिकली हर पर्टिकुलर चार्ज का फोर्स लगाने का एक एरा होता है, एक रीजन होता है, जिसके अंदर, जिस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज एंटर करे, तो फिर वो पॉइंट चार्ज जो है वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आइदर अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज के आसपास मैंने ये जो रेड डॉट्स बना है, ये इस तरह से क्या शो कर रहा है? ये इसके इफेक्टिव रीजन को शो कर रहा है, ठीक है। ये वो इफेक्टिव रीजन है। इस रीजन के अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज एंटर कर जाता है, तो उस पर ये क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है गाइस। क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो इस इफेक्टिव रीजन को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ज। इस इफेक्टिव रीजन को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ज। ये जो शेडेड रीजन है आपका, इस शेडेड रीजन को हम क्या बोल सकते हैं? इफेक्टिव फील्ड ऑफ पर्टिकुलर चार्ज। देखिए, अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो किस तरह से डिफाइन करूंगा? द इफेक्टिव रीजन अराउंड, the effective region around any point charge in which any other charge experience the attractive और रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे गाइस? देखिए, द इफेक्टिव रीजन अराउंड एनी पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के आसपास का वो इफेक्टिव रीजन इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। जिसके अंदर आने वाला कोई दूसरा चार्ज, अगर इसके अंदर कोई पॉइंट चार्ज एंटर कर जाता है, तो ये पॉइंट चार्ज इसकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस इफेक्टिव रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से हर मास बॉडी का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसको हम ग्रेविटी रीजन भी बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एंटर करता है तो अर्थ उस पर क्या अप्लाई करता है? ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर है? और अगर कोई बॉडी उस रीजन से बाहर निकल जाती है तो अर्थ उस पर अपना ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता, वो बॉडी फिर ग्रेविटी फ्री बॉडी हो जाती है। पढ़ रखा है ना हमने। सेम उसी सेंस में हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट एन इफेक्टिव रीजन इन विच एनी अदर पॉइंट चार्ज एंटर्स, एक्सपीरियंसेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव
force is called electric field. Clear it? It is clear to all? देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां तक क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो यहां पर आता है, देखिए गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझते हैं इसके बारे में। देखिए हम दोबारा से बात करेंगे। ये मेरा एक पॉइंट चार्ज सपोज कर लीजिए Q है, और इसके आसपास में इसका एक इफेक्टिव रीजन मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया। ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज Q है, और इसके आसपास एक इफेक्टिव रीजन हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। सॉरी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। क्लियर? नाउ अब एक चार्ज मैं लेकर आता हूं। हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज, जैसे एक पॉइंट चार्ज जो है वो यहां पर लोकेटेड है, अगर ये पॉइंट चार्ज यहां पर लोकेटेड है, तो बताइए क्या ये कैपिटल Q चार्ज इस Q नॉट पर या स्मॉल Q नॉट पर किसी तरह का फोर्स अप्लाई करेगा क्या? नहीं करेगा। हमने बात कर रखी है ना, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा गाइस? क्योंकि ये Q नॉट जो है ये इस कैपिटल Q के इफेक्टिव रीजन से बाहर है ना, ये इसकी पहुंच से बाहर है, ये इसकी पकड़ से बाहर है, तो ये कैपिटल Q अभी इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। कैपिटल Q इस पर कब फोर्स अप्लाई करेगा? जब ये Q नॉट यहां से उठ करके सपोज कीजिए यहां आ जाता है। अगर ये Q नॉट यहां आ चुका है तो बताइए क्या कैपिटल Q जो है वो इस Q नॉट पर फोर्स अप्लाई करेगा गाइस? बिल्कुल अप्लाई करेगा। क्यों नहीं अप्लाई करेगा? क्यों अप्लाई करेगा? क्योंकि ये जो Q नॉट है ये इस कैपिटल Q के इफेक्टिव रीजन में आ चुका है, ये इसके गढ़ में आ चुका है, ये इसके एरिया में आ चुका है। हर जो दादा होता है ना वो उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो फिर उस दादा की दादागिरी आपको देखने को मिलेगी। सेम सेंस में अगर ये Q नॉट यहां पर आ चुका है तो ये कैपिटल Q जो है वो इस पर फोर्स लगाएगा। सपोज मैं मान लेता हूं ये इस Q नॉट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट 1 पर आया है। इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। अगर मान लीजिए Q नॉट यहां नहीं आकर के यहां आ गया होता तो यहां आया होगा, अगर ये Q नॉट यहां आकर के डिसाइड कर जाए तब भी क्या इस पर फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली इस पर फोर्स लगेगा। ये रीजन सेकंड है, ये कोई सेकंड पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर Q नॉट आ जाएगा तब भी ये कैपिटल Q इस पर फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का ही पॉइंट है। अगर इसी तरह से Q नॉट यहां पर आ जाए, सपोज Q नॉट कहां आ जाए, यहां पर किसी पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट पर अगर Q नॉट सिचुएट हो जाएगा तो बताइए क्या यहां पर भी इस पर फोर्स लगेगा क्या? ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के पॉइंट्स है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट पर अगर ये Q नॉट चार्ज जो है ये आकर के रिसाइड कर जाता है तो कैपिटल Q इस Q नॉट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली। अच्छा, दूसरी चीज, इंटेंसिटी से आप क्या समझते हैं? इंटेंसिटी वर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मैंने यहां पर एक और वर्ड इंट्रोड्यूस किया है विच इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से आप लोग क्या समझते हैं बेटा? इंटेंसिटी का मतलब एक तरह से क्या होता है? एबिलिटी, एबिलिटी और यू कैन से कैपेसिटी, कैपेसिटी, पोटेंशियल, या हिंदी में बात करूं तो कुछ क्षमता। एबिलिटी, कैपेसिटी या क्षमता। तो हमें यहां पर क्या देखनी है? हमें यहां पर देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जाना जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जाना जाता है अपने फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी से। अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही काम कर सकती है और वो क्या हो सकता है? फोर्स लगाने का, आइदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम है, वर्क है, वो क्या है? फोर्स लगाने का है। नाउ अब मुझे ये बताइए, क्या ये तीनों पॉइंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के पॉइंट्स है, इन तीनों पॉइंट्स पर चार्जेस पर फोर्स लगेगा, लेकिन क्या उस फोर्स की जो रेंज होगी, जो कैपेबिलिटी होगी, जो एबिलिटी होगी, या फिर जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो सेम होगा? क्या नहीं।
मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। मुझे पता है आप लोगों के मन में भी यही आंसर चल रहा होगा कि इन तीनों पॉइंट्स पर ये जब चार्ज लोकेट होंगे तो यहां पर इन पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि फोर्स एट पॉइंट 1 is less than force on charge at point 2 is less than force on charge at point 3? थर्ड पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ इस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ इस पर उससे कम फोर्स लगेगा, और फर्स्ट पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ उस पर सबसे लीस्ट फोर्स लगेगा। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस वेरी हो रही है और हम जानते हैं कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो है वो बनती है। क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर ही किसी पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मतलब यहां पर इंटेंसिटी क्या है बेटा? सबसे फोर्स कम जहां लग रहा है, ठीक है ना? फोर्स कहां सबसे कम लग रहा है? फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, एबिलिटी या कैपेसिटी है फोर्स लगाने की, वो सबसे क्या होगी? कम होगी। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट की इंटेंसिटी, एंड देन सबसे लास्ट में थर्ड पॉइंट की इंटेंसिटी होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इस पॉइंट पर फोर्स लगाने की कैपेसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में इस पॉइंट की होगी और उसके बाद इस पॉइंट की होगी। ये तो हुआ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये क्या हुआ? फिजिकल सिग्निफिकेंस। आप समझे मेरी बात से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर चार्ज पर लगने वाले फोर्स की कैपेसिटी या एबिलिटी कितना ज्यादा लग रहा है या कितना कम लग रहा है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अगर इसको हम डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी गाइस? डेफिनेशन इस तरह से हम डिफाइन करेंगे इसको। इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड per unit test charge. It is the value of electrostatic force applied per unit test charge at any point inside the electric field. At any point inside the electric field. क्लियर है? ये इसकी डेफिनेशन होगी गाइस। क्या कह रहा है? इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखे गए टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वही वैल्यू आपको क्या बताती है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन electric field intensity is what? Nothing but electrostatic force applied per unit test charge. Force applied per unit test charge. Q naught is what? Q naught यहां पर क्या है? Q naught यहां पर है आपका, इसको हम हटा देते हैं, Q naught है यहां पर आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? It is a charge whose magnitude is negligible. Magnitude is negligible as compared to the source charge. As compared to the source charge, and it is a charge whose magnitude is negligible as compared to the source charge, and its nature is by default positive. By default positive. देखिए अगर
टेस्ट चार्ज को आपको डिफाइन करना होगा गाइस, क्यू नॉट यहां पर हमने माना हुआ है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कोई फिजिकल चार्ज नहीं है, ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पुट डाउन करते हैं। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हमें वहां पर एक स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है ना। स्पेसिमेन का मतलब क्या, कोई सैंपल टेस्ट करने के लिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इंटेंसिटी या कैपेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी चेक करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कि कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, वहां पर मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करें। क्या अज्यूम करें? टेस्ट चार्ज। जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां पर हमेशा एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लीजिए, पुट कर दीजिए, जो कि कैसा होगा, ठीक है, इट इज अ चार्ज whose magnitude is negligible as compared to the source charge, जिसका अपना मैग्नीट्यूड जो है वो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि यहां देखिए, ये जो कैपिटल क्यू है आपका, ये सोर्स चार्ज है जो फोर्स लगा रहा है। सोर्स चार्ज कौन होता है? जो फोर्स लगा रहा है। और क्यू नॉट यहां पर क्या है? ये टेस्ट चार्ज है जिस पर फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के कंपैरेटिवली इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो इस पर ये फोर्स लगाएगा, उससे पहले हो सकता है ये क्यू नॉट ही कैपिटल क्यू को खींच ले या रिपेल कर दे, तो फिर आप यहां पर इंटेंसिटी की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? इस वजह से माना जाता है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज एंड इट्स नेचर इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। और इसका नेचर हमेशा कैसा माना जाता है गाइस? बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, इट इज अ चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज एंड बाय डिफॉल्ट इट्स नेचर इज पॉजिटिव। ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है वो आपको किसकी वैल्यू देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करवाता है गाइस। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़े, चलिए। इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि ये फोर्स पर डिपेंड करती है। फोर्स पर डिपेंड करती है। इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां होगी? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स applied on a test charge। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी गाइस? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ टेस्ट चार्ज। हमेशा टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाले फोर्स की डायरेक्शन में। जैसे कि इधर देखिए, अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं बेटा, पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने और इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास ये इसका इफेक्टिव रीजन क्रिएट किया है, ठीक है ना। इफेक्टिव रीजन क्रिएट करने का मतलब ये क्या हो गया आपका? इफेक्टिव रीजन क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन कहां होगी? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। क्यों होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स? क्योंकि देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? इट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज। इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर अगर आप कहीं भी अपना एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जैसे मैंने इस पॉइंट पर रखा, तो बताइए ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसको यहां रख के छोड़ देता हूं तो ये फोर्स कहां लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। इट इज क्लियर टू यू? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, किसकी गाइस? नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज की तो देखिए इसी तरह से नेगेटिव चार्ज के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई की डायरेक्शन होगी बेटा, ध्यान रखिएगा, ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूं मैं आपको।
नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो किस तरह से होगी, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा इनसाइड होती है, टुवर्ड्स इनसाइड। क्यों होती है? क्योंकि अगर आप इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को पुट करके छोड़ देंगे तो वो टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, इस अंदर की डायरेक्शन में। क्लियर है ना? अगर आप यहां पर किसी टेस्ट चार्ज को पुट करके छोड़ देंगे तो वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर है? तो ये दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से दी जाती है। ठीक है, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए कहां पॉइंटेड होगा, आउटवर्ड, और ये पॉइंटिंग इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। पॉइंटिंग इनवर्ड्स फॉर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है गाइस? पॉइंटिंग आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंटिंग इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। नोट कर लीजिए, देख लीजिए। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नाउ यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट जो होती है गाइस, फॉर्मूले से आएगी, E इज इक्वल टू वॉट, F अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन क्यू नॉट। F की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाती है न्यूटन पर कूलम। और इसकी एक यूनिट और होती है, ठीक है, वो हमें आगे जाकर के पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी करने के बाद में समझ में आएगी। अभी के लिए आप इसको याद रखें, वोल्ट पर मीटर। इंपॉर्टेंट यूनिट है वोल्ट पर मीटर, और न्यूटन पर कूलम, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट्स होती हैं गाइस। ठीक है, आगे जाकर के हम देखेंगे वोल्ट पर मीटर किस तरह से डराइव की जाती है, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए इसको सिर्फ याद रखें। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। क्या डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं क्या अपन? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायमेंशन फॉर्मूला कहां से बनेगा? फॉर्मूले से, न्यूटन फोर्स का डायमेंशन गाइस m1 L1 T माइनस 2। ये तो पता होगा ना अपने को, 11th क्लास की बातें हैं, छोटे बच्चे की बातें हैं ये तो। m1 L1 T माइनस 2। Q के लिए क्या होगा, चार्ज, करंट इनटू टाइम, A1 T1। इसको अगर हम ऊपर लेकर जाके सॉल्व करते हैं तो E का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपके पास, m1 L1 T माइनस 3A माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, m1 L1 T माइनस 3A माइनस 1 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देख लीजिए, क्लियर है यहां तक सबको? आई होप क्लियर होगा, इट इज क्लियर टू यू। चलिए यहीं पास में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बिहाफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसे कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, ठीक है, द रीजन वेयर magnitude and direction of electric field intensity. The region where magnitude and direction of electric field intensity is different
at different points. Different at different points. The region where magnitude and direction of electric field intensity is different at different points. जैसे कि आप किसी पॉइंट चार्ज की फील्ड देख लीजिए, ये पॉइंट चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है वो क्या होगा गाइस, इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अगर आप देखें इंटेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड ही होगी ना, आप देखें तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अलग अलग है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट पर इधर है, और इस पॉइंट पर इधर है। प्लस इन अलग अलग पॉइंट्स पर जो फोर्स पर यूनिट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किस तरह की फील्ड हो गई गाइस, ये हो गई हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसी तरह से अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए सेकंड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, आगे चल करके बात की जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द रीजन वेयर magnitude and direction of electric field is same or constant at every point, हर पॉइंट पर। द रीजन वेयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम और कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। जैसे कि देखिए इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पैरेलल लाइंस से शो किया जाता है। क्या किया जाता है, पैरेलल लाइंस से शो किया जाता है। यह आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर अगर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कहां है, एक ही डायरेक्शन में, आउटवर्ड। और ऐसा माना जा रहा है कि इन हर पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा गाइस, वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट। क्योंकि जो सोर्स चार्ज है ना वो यहां से बहुत दूर माना जाता है। सोर्स चार्ज क्या है, इन्फिनिटी। तो उस सोर्स चार्ज के कंपैरेटिवली इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। मतलब उस सोर्स चार्ज से इन सभी पॉइंट्स पर फोर्स लगभग सेम माना जाता है। क्योंकि कोई सोर्स चार्ज जब आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा ना, तभी उससे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो बिल्कुल पैरेलल कंस्ट्रक्ट होंगी। अदरवाइज तब तक वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। इस वजह से इस तरह की फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। देख लीजिए, यहां तक समझ में आएगा आपको। तो ये दो तरह की फील्ड हो जाती हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। चलिए आगे बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। यहीं से आपका बेसिक जो है वो चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑन अ चार्ज या फिर फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज in a uniform electric field. Force on a point charge in a uniform electric field. मतलब आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, उसकी वैल्यू है E। अगर मैं यहां पर किसी पॉइंट चार्ज को रख देता हूं, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज को मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, प्लस क्यू। देखिए
आउटवर्ड जो होता है ना, पॉइंट आउटवर्ड फील्ड जो होती है वो किसकी वजह से होगी? वो किसी ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज की वजह से ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये किसकी फील्ड लाइन से? पॉजिटिव क्यू चार्ज की फील्ड है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज है और इसी फील्ड के अंदर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो बताइए क्या इस पर लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ ही होगा क्या? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के अलोंग होती है। इस पर फोर्स कहां लगेगा गाइस? बाहर की तरफ। क्लियर है ना? तो फॉर, इसको तो हम यहां से हटा देते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए कहां होगी? फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज, पॉजिटिव चार्ज के लिए कहां होगी? अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ध्यान रखिएगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज it is always along the direction of electric field. For positive charge it is always along the direction of electric field. ये हमेशा कैसी होगी? अगर आप किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पुट कर देते हैं तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही होगी। सिमिलरली अगर आप कोई नेगेटिव चार्ज फील्ड में पुट करते हैं तो इस नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कहां होगी? इधर होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ, है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर negative charge it is always along, always opposite to the direction of electric field. ध्यान रखना है गाइस आपको, ठीक है? ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया जाता है तो उस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्स की? मैं यहां लिख रहा हूं वैल्यू, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा Q इंटू ई। समझ पा रहे हैं आप? Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला F बाई Q, तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई। यहां पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करूं तो ये भी कितना होगा? Q इंटू ई। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा हूं मैं आपको। फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज in a uniform electric field. I hope it is clear to all of you. फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी बेटा, देख सकते हैं आप, देखिए प्लीज नोट कीजिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन। मोशन ऑफ अ पॉइंट चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ अ पॉइंट चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए किसी भी पॉइंट चार्ज का मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से होगा, ठीक है? देखिए आइए बात करते हैं। सपोज करिए यह आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये किसकी वजह से है? सपोज कर लीजिए ये किसी
पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से, ये कोई आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जस्ट इमेजिन, ओके। यहां पर आपने क्या किया है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज पुट कर दिया है। मैं मानता हूं कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के क्या है, सोर्स चार्ज के नजदीक है, तो यहां पर इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा गाइस, ज्यादा होगा। तो यहां पर ये क्या होगा, फास्टली मूव करेगा फोर्स की वजह से। थोड़ा जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे इस पर लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज हो जाने की वजह से क्या होगा, इसका जो मोशन होगा वो अफेक्ट होगा और वो थोड़ी धीरे स्लो हो जाएगा। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज मान लूं, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज मान लूं, या फिर यहां पर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। इसको अगर मैंने यहां रख के छोड़ दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक जाएगा वैसे वैसे इस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा, और फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स की वजह से इस चार्ज में एक्सेलरेशन जनरेट होगा। F इज इक्वल्स टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप सबने पढ़ा होगा। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका एक्सेलरेशन जो है वो, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है ये, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, पार्डन सॉरी, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन जो जनरेट होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है, वो क्या होगा, क्योंकि इस पर थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और फोर्स की वजह से इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरी कर रही है। क्लियर है, तो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, क्लियर है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मैं यहां पर बात कर रहा हूं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल inside electric, inside uniform electric field, inside uniform electric field is always an accelerated motion, always an accelerated motion। ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा ये कैसा मोशन है, ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और कितना एक्सेलरेशन आएगा इसमें वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए कैसे, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल्स टू ma बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर जो फोर्स लग रहा है क्यू चार्ज पर, जो इसमें एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है वो कितना है, F इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी कैपिटल लिया है तो हम कैपिटल ले लेते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये भी आपका वो फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ये भी वही फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर मैं यहां से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो ma इज इक्वल्स टू क्यू ई इक्वेशन बनेगा, ma इज इक्वल्स टू क्यू इक्वेशन बनेगा, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्यू ई डिवाइड बाय m, क्यू ई डिवाइड बाय m। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज, acceleration of a point charge inside uniform electric field, inside uniform electric field। देखिए क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, इतना एक्सेलरेशन इसमें जनरेट हो जाएगा। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चार्ज के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन we can use
इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन आप जानते हैं ना, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक फोर्थ इक्वेशन भी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, एसेंट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। इन चारों इक्वेशंस का यूज यहां पर आप डिस्क्राइब पॉइंट चार्ज के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। तो ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन टू डिस्क्राइब the motion of point charge inside uniform electric field, inside uniform electric field। ध्यान रखिएगा गाइस, due to uniform accelerated motion we can use equation of motion to describe the motion of a point charge inside uniform electric field। क्लियर है? यहां तक की बातें सारी क्लियर है आपको? देखिएगा हम यहां पर हमारी क्लास को यहां पर फिनिश करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करके किसी भी पॉइंट चार्ज के मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। ये सारी बातें थी हमारी किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। आई होप आपको काफी कुछ गेन हुआ होगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही केस में फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यहाँ तक ही हम हमारे टॉपिक को यहाँ पर विराम देंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। आई होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।